हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम करेंगे एनालिसिस किस चीज़ का फ्रेंड्स? यस, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। जैसे देखा जाए फ्रेंड्स, ब्रॉडली अगर हम देखें ना, तो जो क्वार्टर वन रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुके हैं। मतलब बहुत हद तक कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स जो हैं डिक्लेयर कर दिए हैं। हाँ, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनीज़ जो हैं वो रह चुकी हैं, अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती जाएंगी। लेकिन जो कंपनीज ब्रॉडली जो मार्केट के लिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेकर आ सकती हैं, उन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स फ्रेंड्स आ चुके हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर को उठा लो, बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें रिजल्ट्स का ना एनालिसिस किया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स ये एनालिसिस पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स 1.5-2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, हमारी जो मार्केट है ना, निफ्टी 50 अगर आप इंडेक्स देखो, एक ही जोन में स्टक हुआ पड़ा है। उसका वन ऑफ द रीज़न पता है क्या है फ्रेंड्स? अर्निंग्स। हमारी जो अर्निंग्स थी ना, वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अर्निंग्स हमारी एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और हाई वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार कि अगर आपकी शेयर की वैल्यूएशन हाई है, कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्निंग्स लेकर आनी पड़ेंगी। तो हमारा इंडियन मार्केट क्या है? आप लगा लो ये एक कंपनी है जहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडेक्स की, किसी भी इकोनॉमी की वैल्यूएशन हाई है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्निंग्स लेकर आनी पड़ेंगी। तो हमारी जो अर्निंग्स थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। तो अर्निंग्स को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नो डाउट, चाहे वॉर चल रही है, चाहे ट्रम्प टैरिफ लगा दें, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, अगर आपकी अर्निंग्स स्ट्रांग है ना, तो फंड इनफ्लो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो हमारी अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा वीक थी, तो इसीलिए हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि एफआईएस जो हैं अपना आउटफ्लो कर रहे थे, अपने फंड्स को निकाल रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वार्टर वन का जो रिजल्ट सीजन अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब इसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस की रिपोर्ट आई है, किसकी तरफ से आई है? यस फ्रेंड्स, बोफा की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ अमेरिका। तो कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूट तो है नहीं है, बहुत बड़ी फर्म है। तो इन्होंने ना अपना एनालिसिस सामने रखा है कि जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं इंडिया के, इंडियन कंपनीज़ के, तो वो कैसे रहे हैं। तो उनका जो है फ्रेंड्स एनालिसिस थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि आने वाले टाइम में भी कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। जैसे कि बोफा ये बता रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स जो आई हैं ना क्वार्टर वन रिजल्ट्स में कंपनीज की, उसमें एक स्ट्रेंथ दिखी है इस बार। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जितनी भी अर्निंग्स आई हैं उसमें ब्रॉडली हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज ने स्ट्रेंथ ही दिखाई है, अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, और आने वाले गाइडेंस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी है। तो ये आउटकम है फ्रेंड्स बोफा का, मतलब इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स का। और सारे सेक्टर्स में से फ्रेंड्स मेटल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा स्ट्रांगली परफॉर्म किया, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर निकलकर सामने आया अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें सेक्टर वाइज। तो मेटल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ना इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है फ्रेंड्स आने वाले टाइम के लिए भी। अगर आपने शेयर मार्केट में आए हो, तो अगर आप देख रहे हो कि मार्केट को आगे की डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, तो इसी चीज़ से मिलेगी फ्रेंड्स, अर्निंग्स। जो हमारी अर्निंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हैं इस बार। जो अर्निंग्स ने एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया, उससे भी ऊपर जाकर रिजल्ट्स दिए हैं। आने वाले टाइम के लिए ग्रोथ की ट्राजेक्टरी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड लास्ट में अगर आप पढ़ के देखो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अर्निंग्स की ग्रोथ फ्रेंड्स आई है 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ जो है कंपनीज ने रजिस्टर की है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि एफआईएस पता है क्यों आउटफ्लो कर रहे थे, फंड्स को निकाल रहे थे? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ थी ना, वो सिंगल डिजिट में थी। तो अगर आप चाहते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ, इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो हमारी जो ग्रोथ है ना, वो डबल डिजिट की होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ऐसी इकॉनमी, मतलब अब ये भी सुना होगा आपने कि वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से हमारी
जो है इंडियन इकोनॉमी आती है। मतलब जो भी पैसा, मतलब जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाएगा उसका पैसा फास्टली बनना चाहिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। तो अगर ऐसी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में होगी तो कैसे कोई इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। तो इस बार फ्रेंड्स जो अर्निंग्स आई हैं वो 13%, मतलब डबल डिजिट में जो है ग्रोथ रजिस्टर की है कंपनीज़ ने ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये फ्रेंड्स रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया बोफा ने। उन्होंने ये बताया, जैसे हम देख ही चुके हैं कि मेटल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फ्रेंड्स यूटिलिटी कंपनीज़ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप एक वर्ड में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट ने कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं किया। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया है या जिसने ख़राब परफॉर्म किया है। उसके बाद फ्रेंड्स टेलीकॉम सेक्टर, इसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और वन ऑफ द रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि इस सेक्टर में है डुओपोली, जैसे कि जियो और एयरटेल। तो बहुत हद तक जो है इस सेक्टर में कंपनीज़ को बेनिफिट मिल जाता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स जिसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट की जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब इसका क्या रीज़न है, परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं थी? क्योंकि फ्रेंड्स मार्जिन्स थे अंडर प्रेशर, मतलब मार्जिन्स ग्रो नहीं कर पाई कंपनीज, प्रॉफिट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि फ्रेंड्स जो है इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी। ये वॉर के चलते हमने देखा ना, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आया है। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा हायर साइड पर आ रहा है। वो यही रीज़न है फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमने देखा कि कंपनीज़ के मार्जिन्स पर आता दिखा, क्योंकि कंपनीज़ ने फ्रेंड्स टोटल जो कॉस्ट उनकी बढ़ी है वो कम्प्लीटली पास ऑन नहीं की थी अभी तक फाइनल कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो ये फ्रेंड्स रीज़न बन गए कि कंपनीज़ के मार्जिन्स आ गए अंडर प्रेशर। तो उनके अगर मार्जिन्स प्रेशर में होंगे तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स परफॉर्मेंस कमी आएगी या बिलो लेवल, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम ही आएगी। इसीलिए जो है प्रेशर बना हुआ था कंपनी के शेयर पर। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रेंड्स कि अगर ख़राब परफॉर्मेंस भी आई है जिस भी सेक्टर में तो वो क्यों आई है, क्योंकि मार्जिन्स पर था प्रेशर। लेकिन अब फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये मार्जिन्स जो है ग्रेजुअली रिकवर करेंगे, एकदम से रिकवर नहीं करेंगे, ग्रेजुअली रिकवर करेंगे। जैसे जैसे जो है कंपनीज अपनी कॉस्ट है जो पास ऑन करती जाएंगी, जैसे जैसे जो ये कमोडिटीज़ का जो प्राइसेस हैं वो कम होते जाएंगे, जो मिडल ईस्ट में टेंशन है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम देखेंगे कि मार्जिन्स पर जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। कमोडिटी के प्राइसेस फ्रेंड्स आने वाले टाइम में रिड्यूस होंगे। सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हो चुकी हैं, जो डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा हमेशा से, तो फ्रेंड्स हमेशा के लिए ये सिचुएशन तो रहेगी नहीं, कभी ना कभी तो सेटल डाउन होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वे ये रिलैक्स हो जाएंगी, कंपनीज़ अपना प्राइस हाइक लेंगी और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कंपनीज़ के मार्जिन्स जो है इम्पैक्ट नहीं होंगे या मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। तो इन रिजल्ट्स में फ्रेंड्स हमने देखा भी है कि पेंट कंपनीज़ के जो है रिजल्ट्स क्यों अच्छे आए, क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक ले लिया था टाइम पे, तो उन्होंने अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर लिए। वहीं फ्रेंड्स टायर कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आया मार्जिन्स पर, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो ऐसे फ्रेंड्स मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रही हूँ कि जैसे जैसे कंपनीज जिन्होंने प्राइस हाइक लिया उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया उनके मार्जिन्स पर आ गया थोड़ा सा प्रेशर। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो बोफा का ऐसा भी मानना है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि बोफा का ये भी मानना है कि अकॉर्डिंग टू बोफा ये इंडिया की जो अर्निंग साइकिल है जो हम देख रहे हैं कि मतलब 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस जो ग्रोथ आई है वो और भी ज़्यादा मोमेंटम जो है, स्पीड जो है गेन कर सकती है। क्योंकि ये फ्रेंड्स Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये हमें एक हिंट दे रहे हैं कि ये अर्ली साइंस हैं, अभी तो मतलब अभी शुरुआत ही हुई है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ब्रॉडर रिकवरी जो हम देखेंगे आने वाले टाइम में कंपनीज़ में हमें देखने को मिलेगी। मतलब
जो कंपनीज़ ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कंपनीज़ ने अभी तक जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए क्योंकि मार्जिन्स पर प्रेशर था, वो भी आने वाले टाइम में जो है रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव करेंगे और मार्जिन्स पर मतलब मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई है बोफा की तरफ से, जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया कि Q1 के रिजल्ट्स कैसे थे और आने वाला टाइम भी कैसे, जो फ्यूचर को वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन कंपनीज़ को लेकर, वो भी उन्होंने डिटेल एनालिसिस करके बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को भी आप स्टडी कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए, इसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे, मार्केट पर आता देखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।